नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर जगदीप धनखड़ के बाद कौन बैठेगा? एक नाम तो सामने आ गया मुकाबले का। नाम वही जो शाह मन भाए। मोदी और नड्डा के हाथ में ये कमान थी, जिम्मेदारी थी और नाम आ गया राधा कृष्णन साहब, तमिलनाडु से। कल रात से ये खबर तो आपको सब बता चुके होंगे, ये हम नहीं बताने आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि संघ को यानी आरएसएस को झांसा देने के लिए कितनी बारीकी से खेल किया है मोदी और शाह ने। एक नया एकलव्य ढूंढ निकाला। संघ को क्यों झांसा देना जरूरी है ये आपको पता होगा, बाकी अभी चर्चा में आएगा। तो कुल मिलाकर संघ को झांसा देने के लिए एक नया एकलव्य ढूंढा। और भागवत साहब जो बार बार दिल्ली दस्तक दे रहे हैं, अभी आए थे 1.5 महीने पहले, फिर आने की तैयारी में है। वहां बैग वैग पैक हो चुका है कि दिल्ली चलेंगे तो मोदी पर दबाव बढ़ेगा। वो दिल्ली आते उससे पहले ही एक झुनझुना भागवत के हाथ में पकड़ा दिया मोदी और शाह ने कि ये झुनझुना है, बजाते रहो, आपको बाकी कुछ नहीं मिलना है, बेमतलब आप उम्मीद कर रहे हो। जो राधाकृष्णन साहब हैं, इनकी महिमा हल्की-फुल्की नहीं है, परम प्रतापी हैं। देखिए एलिजिबिलिटी, राज्यपालों की एलिजिबिलिटी या कहें उनका सर्विस बुक, नौकरी में जो लोग होते हैं, उनका एक सर्विस बुक होता है। कहते हैं सर्विस बुक में लाल कलम चल गई तो आगे की नौकरी में बड़ी दिक्कत होती है, पेंशन में बड़ी दिक्कत होती है रिटायरमेंट के बाद। तो राज्यपालों की सर्विस बुक कौन मेंटेन करता है? एक ही जगह होता है, वो अमित शाह के पास होता है। और उसी सर्विस बुक के आधार पर आगे करियर में नए-नए मोड़ और मुकाम आते हैं। तो राधा कृष्णन की सर्विस बुक पर शाह की नज़र थी और ये बिल्कुल मतलब उच्च ग्रेड में पास हुए हैं। इसीलिए इनको प्रत्याशी बनाया गया। अब इनका हुनर हम बताएँगे, लेकिन पहले हेमंत अत्री जी को ले आइए स्क्रीन पर, तब इनका हुनर बताएँ। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ज़रा अब हुनर की शुरुआत, बाकी तो आप बताओगे डिटेल में। इनके हुनर की शुरुआत अगर बताने की करें हम, तो ये झारखंड में राज्यपाल थे महाराष्ट्र के पहले। जिस मुद्दे पर इस बार झारखंड का चुनाव हुआ, असम छोड़ करके हिमंता बिस्वा शर्मा 2 महीना झारखंड में बैठे रहे। क्या मुद्दा था? एक ही मुद्दा था, अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा झारखंड के विधानसभा चुनाव। सिर्फ एक मुद्दा था, घुसपैठिए, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो ज़मीन कब जा रहे हैं, लड़कियाँ वो जो है लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मतलब 100%, कई बार कहते हैं 99 ना, 100% बीजेपी का कैंपेन झारखंड में सिर्फ और सिर्फ वो था घुसपैठियों पर। इसका सूत्रधार पता है कौन था? यही राधा कृष्णन जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी के बाद जब हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बोला, तो कहा कि मेरी गिरफ्तारी का खेल राजभवन ने खेला है। कितने प्रतापी हैं। मैं एक बाइट सुनवाता हूँ हेमंत सोरेन की, फिर हेमंत भाई बताएंगे, हेमंत सोरेन को सुन के हेमंत भाई बताएंगे, हेमंत अत्री जी, और उसके बाद बचा कुचा मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो हेमंत सोरेन को लाइए, फिर हेमंत अत्री आएंगे। लाइए हेमंत सोरेन को सुनाइए। 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं।
इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, चलिए बड़ी डाउन कर सुनियोजित तरीके से डाउन कर दीजिए। आगे पूरी प्लानिंग बताया उन्होंने, पूरी प्लानिंग। लेकिन बिल्कुल शुरुआत में ये बात आ गई कि देश में पहली गिरफ्तारी हुई एक मुख्यमंत्री, सिटिंग सीएम की, वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री। आदिवासी हित की बात करते हैं और उसमें राजभवन का हाथ था। और राजभवन में कौन बैठा था? यही राधा कृष्ण, हेमंत भाई। अब ऐसा एकलव्य कहाँ मिलेगा? मुख्यमंत्री का भी स्वीकार कर ले, आपको चुनावी मुद्दा भी वही आप आगे बढ़ करके दे। इतना एलिजिबल कैंडिडेट और कैसे हो सकता है? धनखड़ के मुझे लगता है ये 5-6 धनखड़ इकट्ठा किया जाए तो एक राधा कृष्णन तैयार होंगे। हालांकि मैं आशीष क्षमा मांग लेता हूँ इस बात के लिए कि जिस कुर्सी पर ये विराजमान होने जा रहे हैं, पहली बार उस कुर्सी पर विराजमान जो हुए थे वो भी राधा कृष्णन थे, लेकिन वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये नहीं, ये नहीं थे। इसलिए माफी आशीष मांग भाई लेता हूँ, नाम कॉमन है तो माफी माफी मांग लेता हूँ। हाँ जी जी। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष भाई, संघ के जो एक था ना, एक स्वघोषित, जो पिछले स्वघोषित एकलव्य थे जिनको आप 21 जुलाई से ढूंढ रहे हो और आज लगभग 27-28 दिन हो गए हैं आपको मिले नहीं, तो आप बड़े परेशान थे उनको लेकर के। तो अब परेशान मत होइए, उनसे बड़े एकलव्य आ गए। और ये शब्द मैंने क्यों कहा, ये ऐसे ही नहीं है कि हवा में मार दिया। इनका मैं चाहूंगा कि इनका एक ट्वीट दिखाइए जब वो अपॉइंट हुए हैं, तो उनके ट्वीट की भाषा देखिएगा। धनखड़ साहब तो केवल कमर से झुकते हुए दिखाई दिए थे, गर्दन झुकी रहती थी। इसकी भाषा पढ़िएगा। माई हार्टफेल थैंक्स टू आवर बिलव्ड पीपल्स लीडर, आवर मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, our beloved most respected honorable home minister shri Amit Shah ji, our beloved most respected honorable central minister and president shri JP Nadda ji, our beloved most respected honorable parliamentary board members, our beloved most respected honorable central ministers, our beloved most respected honorable NDA partners for choosing me as their vice presidential candidate. I am moved and touched beyond words for confidence they have in me and giving me the opportunity to serve the nation. I assure you to work hard for the nation until my last birth. जय हिंद। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अंदर आप शब्द देखिएगा, इसमें क्या क्या है, मोस्ट बिलव्ड और रेस्पेक्टेड। और अभी वो केवल कैंडिडेट बने हैं और आज उनका ये ट्वीट सुबह से ट्रेंड कर रहा है, इंडिया के टॉप ट्रेंडिंग में से एक है। और ट्रेंड है मोस्ट बिलव्ड, बिलव्ड इज द वर्ड। हमारे प्रिय और आदरणीय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को पूरे शब्दकोश में अंग्रेजी में 2 ही शब्द मिले। उनकी ये जो ट्वीट देखा आपने, उनकी हर पंक्ति आला कमान के लिए भजन की तरह लगती है। भजन 6 बार मेरे मोस्ट बिलव्ड, 6 बार प्रिय, मेरे प्रिय, मोस्ट बिलव्ड, और 6 बार सम्मानित, मोस्ट रिस्पेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने जा रहे हैं, राज्यसभा को लीड करने जा रहे हैं, चेयर करने जा रहे हैं, हाल फिलहाल भी राज्यपाल है, हाल फिलहाल भी। एट द मैक्स आप क्या कर सकते हो कि प्रधानमंत्री का और अपने क्या नाम है पार्टी प्रेसिडेंट का एज पर प्रोटोकॉल जो भी होता हो, 6 लोगों को ये करके आप क्या मतलब जो है। तो एक इस ट्वीट ने आशीष भाई, जो मेरी छोटी समझ है, जितनी हम एनालाइज कर पाते हैं सीमित बुद्धि के साथ, एक ही ट्वीट में राधाकृष्णन साहब ने जो भी एकलव्य बनने के गुण है, बेसिक क्वालिफिकेशंस, शब्दावली इंपॉर्टेंट है ना, दैहिक भाषा अलग चीज, शब्दावली बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसने एक ट्वीट के अंदर ही वो सारे गुण प्रदर्शित कर दिए। मोदी जी ने जो ये नायाब हीरा चुना है आरएसएस के लिए, ये हमारे नए उपराष्ट्रपति नई राज्यसभा का किस रूप में हैंडल करेंगे जगदीप धनखड़ के जाने के बाद। क्योंकि हरिवंश राय का भी सपना टूट गया, उनको भी कोई गलतफहमी थी कि कहीं आपका ही दाव लग जाए, तो उनका सपना टूट गया बेचारों का, उनके लिए मेरी सांत्वना है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनकी ये भाषा है,
जो आपने देखा, मोस्ट बिलव्ड रेस्पेक्टेड, मोस्ट बिलव्ड रेस्पेक्टेड, इसमें मुझे लगता है धनखड़ कहीं ठीक ज्यादा अच्छे ना कहलवा जाए, पता नहीं क्यों, ऐसे मेरी गलतफहमी है। और 2014 से अगर आप पूरी शब्दावली देखेंगे आप, तो बदल गई वो भाजपा की। 2014 से पहले ये सब नहीं होता था, इतना नहीं होता था, होता तो था प्रिय आशीष जी चित्रांशी और इस तरह की अशोक जी वानखेड़े, वो तो इनका टिपिकल है। लेकिन ये जो विशेष, हाँ आगे जो 2 जी लगाने पड़ते, तो अब जो है जो भाषावली आई नहीं, वो यशस्वी, बहुत नया एक वो है, तेजस्वी, आदरणीय, परम पूजनीय, तो ये सारे शब्द तो इन्होंने उसको अंग्रेजी, क्योंकि तमिलनाडु से आते हैं, तो बिलव्ड और मोस्ट रेस्पेक्टेड में बदल के मोस्ट रेस्पेक्टेड होता है सबसे ज्यादा सम्मानित। तो एक ही ट्वीट में 6 मोस्ट रेस्पेक्टेड कैसे भाई? एक मोस्ट रेस्पेक्टेड कर लेते मोदी जी को, बाकी को ठीक ठीक लगा के रेस्पेक्टेड कर देते। मोस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो सुपरलेटिव में 6 कैसे? मोस्ट तो एक ही हो सकता है। तो चलो खैर अंग्रेजी की बात है, वो कोई खास बात नहीं। तो मैं केवल ये चाहता कि इनको बताया जाए कि वो कर क्या रहे। उनके सामने जो उनकी पूरी की पूरी स्थिति है, अगर इस ट्वीट को देखेंगे आप, केवल मोदी, शाह, नड्डा नहीं, जो भी उनका निर्वाचक मंडल है, चाहे वो एनडीए के पार्टनर्स है, चाहे सब, उन सब के सामने ओपनिंग ट्वीट में ही कैंडिडेचर घोषित होते ही वो एक तरीके से नतमस्तक दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास निर्वाचन की क्षमता है। तो अगर ये जब निर्वाचित होके आएंगे, जिसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में जिस तरह के नंबर्स है, तो सवाल ये है कि जब वहां पर उस आसन पर बैठेंगे जिस पर बैठ करके माननीय एकलव्य साहब जो जगदीप धनखड़ थे, वो वैलिडेट करते थे किसको, लेजिटिमाइज किसको करते थे? आरएसएस। क्या कह के कि आरएसएस का 100 साल का ये, जो प्रधानमंत्री ने जिस आरएसएस को एनजीओ बताया, उतना गुणगान वो भी नहीं कर पाए लाल किले की प्राचीर से, जो माननीय एकलव्य साहब ने किया था जगदीप धनखड़ ने। 28 दिन से वो गायब। तो ये जब उस कुर्सी पे बैठेंगे और सारे मोस्ट रेस्पेक्टेड, सामना भी उन्हीं से होगा भाई। जब आप सभापति की कुर्सी पे बैठेंगे बतौर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, तो वो सारे के सारे आपसे छोटे हैं, प्रोटोकॉल में भी अदरवाइज भी, और उन सबको मोस्ट रेस्पेक्टेड और बिलव्ड करके जब आप चल रहे हो, तो फिर कैसे न्याय करोगे? तो उन सब के सामने तो आप दबी जाओगे ना एक तरीके से। और नड्डा साहब तो आपको पता है 2 बार कह चुके कि जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड पे जाएगा। एक बार धनखड़ साहब के सामने कह चुके, एक बार दूसरी चेयर के सामने कह चुके। तो ये सारी चीज बेसिकली मुझे ये है कि कल को कोई भी चीज जो विपक्ष के प्रस्ताव आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव आए, महाभियोग प्रस्ताव, जिस तरीके से आपने देखा ज्ञानेश कुमार का वो प्रोसेस में है, तो इसको आप किस तरीके से वो करेंगे? एक सवाल ये भी उठेगा कि ये उसको कैसे टेकअप करेंगे। धनखड़ का तो पता ही था आपको, आरएसएस के एकलव्य के तौर पर जो शब्द ये लेकर के आए हैं, मोस्ट रेस्पेक्टेड, बिलव्ड, मोस्ट रेस्पेक्टेड मिले, तो वो बेसिकली, और गजब की बात देखिए, पूरे का पूरा जो आपके पोमेरियन है, वो सारे जुटे पड़े हैं पर कल से कि भाई किस तरीके से ये आगे हैं, ये है वो है। कोई भी ये जिक्र नहीं कर रहा है कि इनसे पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ साहब कहां है 28 दिन से। ये खबर आपने किसी पोमेरियन मीडिया के अंदर देखी क्या? उस दिन से लेके आज तक किसी ने ये पूछा हो कि जगदीप धनखड़ साहब कहां है, किस हालत में है? किसी ने उनको देखा है, नहीं देखा है? इस तरह के गायब होने की घटनाएं भारत में पहली बार है। पहली बार उस तरीके से कि वाइस प्रेसिडेंट लेवल का आदमी, उसका पता ही नहीं लग रहा कि वो अपने घर में है, वो राजस्थान चले गए हैं, वो कहाँ है, उनकी स्वास्थ्य कैसा है, कुछ भी नहीं पता लग रहा। तो ये अपने आप में, अच्छा इनकी जो खासियत है ना, आपने कुछ खासियत बताई, कुछ और खासियत मेरे भी मन है बताने का अगर आप कहेंगे तो। राधाकृष्णन साहब को तमिलनाडु का मोदी भी कहा जाता है, ये आपको नहीं बताया होगा किसी ने। तमिलनाडु के मोदी कैसे? हाँ, शहर में लगातार हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद 1998 और 99 में भाजपा के लिए कोयम्बटूर से 2 बार सांसद बने। 2 बार, हाँ। कोयम्बटूर से उन्होंने कहा कि भाजपा को कोयम्बटूर में जीतने के लिए प्रचार की भी जरूरत नहीं, जैसे मोदी जी कहा करते, जबकि वह 2004, 14 और 19 में लगातार हार गई। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिभा है कूट कूट के भरी हुई है। अब ये लगता है कि जो कुछ ये है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता हुए, राजीव कुमार जैसे तमाम लोगों को लगता है कि इस देश में विपक्ष के जो लोग हैं और देश, वो हर चीज को सह लेगा। हो सकता है राधाकृष्णन के बारे में भी यही हो, लेकिन जो नया नैरेटिव बना है ना आशीष भाई, चाहे ज्ञानेश कुमार रहे हो, चाहे राजीव कुमार रहे हो, चाहे जगदीप धनखड़ रहे हो, जगदीप धनखड़ का भी आपको पता है चले गए बेशक, लेकिन जब वो थे तो उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की और महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी कर ली गई थी। वो तो हरिवंश बचा गए उनको, टेक्निकल और लीगल उनमें उलझा करके।
तो आने वाला समय राधाकृष्णन साहब के लिए आसान नहीं होने वाला है। चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी सरकार फायरिंग लाइन में है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, सड़कों पे हो, कहीं भी हो। तो ये जो चीज है ना कि आपको ये लग रहा है कि बन तो जाएंगे, लेकिन अब जो आनंद जो धनखड़ साहब ने लिया है, उससे पहले वेंकैया नायडू ने लिया, ये तमाम चेयर्स ने लिया, आने वाला समय वो नहीं है चेयर के लिए। चेयर को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत टेक्निकल भी होना पड़ेगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है और सड़क का जब मौसम बदलता है तो सदन का मौसम स्वाभाविक तौर पर बदल जाता है। तो इनके लिए इतना आसान नहीं है यहां आए और सदन का, क्योंकि आपने देखा पूरा हाउस जैसे 21 जुलाई से शुरू हुआ था, आज 18 अगस्त है, अभी तक अगर ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ दें आप, तो कोई भी प्रोडक्टिव काम उस शक्ल में तो हुआ नहीं किसी भी रूप में। तो राधाकृष्णन साहब के लिए तमाम उसमें भी कोई प्रोडक्टिव नहीं था। हाँ, उसमें भी तो ईरान का सवाल करो तो तुरंत जवाब आता था, तुरंत बात करो तो जो है अफगानिस्तान की बात होती थी। वहां भी कुछ पूरे सेशन में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ, कुछ नहीं, पूरा टाइम व्यर्थ गया है। लेकिन जो आपने कहा कि मुश्किल आएगी, मुश्किल कैसे आएगी? हाथ आप एक लाइन से जोड़ो, राधा कृष्णन, मोदी, शाह, नड्डा, ज्ञानेश, ये इतने मजबूत हैं ये लोग, इनको कोई मुश्किल नहीं आएगी। हेमंत भाई, मैं एक बात और इस चर्चा में लाना चाहता हूँ, उसका इसी के साथ सवाल भी जोड़ दे रहा हूँ। राधा कृष्णन का चयन क्यों हुआ? सिलेक्शन क्यों? इस पर जाना जरूरी है। चर्चाएं बहुत सारे नाम की थी चर्चा। भाई मनोज सिन्हा से लेके शिव प्रताप शुक्ला, वो भी राज्यपाल हैं हिमाचल के। शिव प्रताप शुक्ला से लेके शिव प्रताप शुक्ला को लाते तो योगी आदित्यनाथ के घर में ही बड़ा भारी चोट पहुंचा देते, गोरखपुर। वहां से शिव प्रताप शुक्ला की हालत ये है कि वो तो अपने आप को गांव प्रधान के चुनाव में भी मतलब सोच लिए थे कि नहीं जाऊंगा किसी को जिताने के लिए। वहां से अमित शाह उठा करके लाए, राज्यसभा सांसद बनाए, फिर वित्त राज्य मंत्री बनाए, फिर राज्यपाल बनाए। योग्यता क्या थी? क्योंकि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी, गोरखपुर में जब योगी अभी बहुत बच्चे थे तब ये विधायक हुआ करते थे और यूपी में कारागार मंत्री हुआ करते थे शिव प्रताप शुक्ला। तो हंस लेकर आए कि पुराना आदमी है, एक्सपायरी डेट पे चला गया, उठा के लाओ दोबारा जिंदा करो, तो योगी को काउंटर करने के लिए इसीलिए राधा मोहन दास अग्रवाल को लेकर के आए, महासचिव बना करके राजस्थान का प्रभारी बनाया। राधा मोहन दास अग्रवाल इसी मठ के ही कृपा से विधायक बने, बाद में योगी विरोधी हो गए, पहले तो बिल्कुल साथ साथ थे। मैं इसलिए कर रहा हूँ नाम सारे। उसके बाद नाम आप देखिए, आरिफ भाई का था, आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के राज्यपाल का। तो ऐसे बहुत सारे नाम एक साथ, मतलब देवव्रत का था, आचार्य देवव्रत हरियाणा से हैं, कहा जा रहा था कि जगदीप धनखड़ को रिप्लेस करने के लिए बड़ा फिट है, क्योंकि वो जाट वाला भी एंगल सेट हो जाएगा, हरियाणा से आते हैं, किसान जाट सब आचार्य देवव्रत पे सेट हो जाएगा। राधा कृष्णन पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्यों लाया गया? इस पर जो सामान्य समय अपने क्षमता पर समझ पाया, हमेशा भाजपा का नया लक्ष्य, मतलब नया टारगेट, देखिए बिहार का काम एसआईआर फिट हो गया, ठीक है। आगे ममता बनर्जी सबसे बड़ी चुनौती है और स्टालिन सबसे बड़ी चुनौती है। दो चुनौतियां सबसे बड़ी अब देश में बची है, ये दो खत्म तो मुझे केरला में भी थोड़ा सा कमजोर मामला नजर आ रहा है। केरला में क्योंकि दस्तक सुरेश गोपी के जरिए कर चुके हैं और केरला में संघ बहुत लंबे वक्त से काम कर रहा है जमीन पर, रिजल्ट में सुरेश गोपी के जरिए तब्दील किया गया है और केरला में थरूर भी इनके पास एक औजार है, एक औजार है, वो फेल हो जाए, कुंद हो जाए, बात अलग की है। ममता बनर्जी और स्टालिन, ममता के साथ है कि कम से कम अब मुख्य विपक्षी दल बन चुके हैं बंगाल में ये, तो अब सीधा सत्ता से फाइट है, सत्ता में आओ या विपक्ष में बैठो। वाम दलों को और कांग्रेस को तो पहुंचा दिया एकदम पाताल लोक में। लेकिन ममता से टक्कर आसान नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी बाकी जैसे राजनीति नहीं करती हैं। वो एसआईआर कर नई स्पेलिंग याद करवाने लगेंगे वहां पे लोगों को, तो वहां दिक्कत है, नई स्पेलिंग याद करवा देगी ना, ममता दीदी अलग है, तो वहां का मामला है। लेकिन वहां फिर भी फाइट में, अभी जहां पर इनको घुसना है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक की जो है, अब क्योंकि देखिए पेच फंसा ना, आज स्टालिन की पार्टी ने एनडीए इंडिया के भीतर एक चर्चा की है कि भाई हमारे ही हम देते हैं, यही तमिलनाडु से आप भी प्रत्याशी दे दो।
कि ये न जाने पाए कि स्टालिन जो है वो तमिलनाडु का आदमी उपराष्ट्रपति बनना था तो विरोध किया। स्टालिन साथ अगर दे देंगे तमिलनाडु के जो है अस्मिता के नाम पर, तो फंसेगा मामला कि स्टालिन भी तो अपना ही है। स्टालिन, अरे सब जाके नीचे ग्राउंड लेवल पे फैला देंगे, स्टालिन तो अपना ही है। देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव में साथ थे, प्रोपेगेंडा में इनका कोई मुकाबला नहीं। देखिए दोनों बातें। और तीसरी बात आपको बताऊं, तीसरी बेसिकली भाजपा काम बड़ा महत्वपूर्ण करती है। जो पत्रकार है ना, मतलब कथित रूप से पत्रकार जो एनालिसिस करते हैं कि इस वजह से भाजपा जीती होगी, और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग छोड़ करके बाकी सब वजह बताते हैं, क्योंकि 5 किलो राशन से जीती, तो उनके लिए वजह भी देती है, अपने चीजों को जस्टिफाई करने के लिए वो वजह बताती है। तो जब एसआईआर या किसी तरह किसी भी तरीके से जब तमिलनाडु में प्रेजेंस अपनी मजबूत कर लेगी, मान लिया सत्तम ना भी आ पाए, एआईएडीएमके की जगह मुख्य विपक्षी दल बन जाए, तो विश्लेषक क्या करेंगे? वो पता है क्या बताएंगे? राधा कृष्णन इफेक्ट, राधा कृष्णन इफेक्ट, ये भी एक है। ये तमिलनाडु में घुसने की तैयारी का एक संकेत है हेमंत भाई, जो मैं इसको ये नहीं बिल्कुल आशीष भाई 100% आपने डायग्नोज ठीक किया है। दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग। और उसमें समझिए तमिलनाडु में ये देख क्या रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही जयललिता का निधन हुआ उसके बाद जिस तरीके से तमिलनाडु में सरकार तो एआईडीएमके की रही, लेकिन उसका पूरे का पूरा रिमोट इनके पास था। कभी शशिकला के जरिए, कभी पनीर स्वामी, कोई सारे जितने वो थे उन सब के जरिए। और वहां उनको ये पता लग गया है। देखिए अमित शाह का जो पल्स पे हाथ है, जो रिसोर्सेज उनकी कमांड पे है, जितना साधन उनके पास है, वो बाकी सारे विपक्षी दलों के पास मिलके भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या है कि इनको वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और सत्ता में आने का सवाल नहीं। देखिए कांग्रेस वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से डीएमके के साथ अलाइंड है, कहीं कोई समस्या नहीं है स्टालिन और राहुल के बीच में, बॉडी लैंग्वेज, केमिस्ट्री सब ठीक। अब वहां एआईडीएमके की जगह कैसे ली जाए, सवाल ये है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये उसकी प्रिल्यूड है, ये उसकी भूमिका बनाने की कोशिश, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने और ऑब्जर्व किया हो, ओबीसी वर्ग से आते हैं, ठीक, चुनाव में जितना समय चाहिए जरूरी माहौल बनाने के लिए उतना माहौल के लिए है। तीसरा, भाई साउथ इंडिया का कार्ड खेलना। असली दिक्कत कहां आएगी समझिएगा उस बात को, कि एआईडीएमके अभी उस हालत में नहीं है कि वो सरकार को किस तरीके का स्टालिन को सामने खड़ी हो, क्योंकि जयललिता के बाद पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप वो ताकत है ही नहीं किसी के पास। शशिकला हो सकती थी, वो एक्सपोज करके उसको छुट्टी कर दी। तो ऐसे में इनको एक बहुत बड़ी सत्ता की नहीं, इनको मेन अपोजिशन पार्टी का रहता है कि मेन अपोजिशन पार्टी एक बार बन जाए, बाकी खेल कर लेंगे। वहां आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए, स्टालिन जिस तरह का व्यक्ति है, आपने देखा होगा ना पिछले चुनाव में क्या हुआ था, जब पता लगा कि पूरे देश में डेटा मैनिपुलेशन के जरिए खेल हो रहा है, तो विधानसभा और लोकसभा के तुरंत बाद उन्होंने क्या कहा कि पूरे प्रदेश के फॉर्म 17 इमीडिएट रियल टाइम में अपलोड करा दिए। उनके पास कार्ड रहे अपना, तो बाकियों की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह के 6 महीने बाद महाराष्ट्र में ये हो गया फिर घूम रहे, या कर्नाटक में अब घूम रहे। उनके पास डेडिकेटेड कार्ड रहे, तो वो जो एसआईआर और तमाम जो घपले घोटाले हैं वो नहीं होने देंगे। तो इनको वहां पर एक अपॉर्चुनिटी ये लगती है कि ये हाई टाइम है कि तमिलनाडु के अंदर घुस जाओ सिर दे करके। तो इनकी सोच हो सकती है, साधन इनके पास है, प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने ऐसा बना रखा है, मोदी शाह का सारा कमांड है, कंट्रोल है, रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है, तो इनकी एक सदिच्छा हो सकती है। लेकिन स्टालिन जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और साउथ की जो अपनी एक स्थितियां हैं, खासतौर पर भाषाई, तमिलनाडु में भाषा का एक बड़ा मामला है, रीजन का बड़ा मामला है, तो वैसे में भाजपा सफल होगी या नहीं वो एक अलग बात है। लेकिन अपना दांव फेंक दिया है, जो इनके पास बेस्ट बेट थी वो राधाकृष्णन को लाके, भाई ओबीसी वर्ग से है, पुराने घाघ हैं, 16 साल की उम्र से आरएसएस में है, तमाम पदों पर रहे हैं, 2 बार एमपी रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, आरएसएस के साथ पूरा जुड़ाव, उनको धनखड़ की तरह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एकलव्य हूं। वो अपने ही असंख्य अपने जो एनजीओ है उसके खुद के एकलव्य है, होम ग्रोन जिसको बोलते हैं। धनखड़ तो जबरदस्ती के सब घोषित थे, ये बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन आरएसएस जो है उसके हिसाब से। तो इनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, इनके पीछे की जो मंशा है वो एग्जैक्टली वही है जो आपने बताया। उसमें सफलता कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टालिन भी वो बोलते ज्यादा नहीं, लेकिन ग्रास रूट के लीडर हैं और उनको चीजों की समझ है, वो बीजेपी के खेल को भी समझते हैं, डेटा मैनिपुलेशन को भी समझते हैं। इसीलिए आपने देखा कि पहला नेता था रीजनल कोई भी जिसने इनके खेल को पकड़ के फॉर्म 17 सारे अपलोड करा दिए थे, ताकि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ हो मतगणना में
तो तुरंत पकड़ी जा सके। ही वाज द फर्स्ट। तो वो अपनी जगह ताकतवर है और मोदी और शाह को अपनी पारी खेलने का, अपना पत्ते खेलने का पूरा हक है, और उन्होंने अपनी तरीके से बेस्ट बैट फेंकी है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है तमिलनाडु के हिसाब से। लेकिन एक इसमें एक बात और भी है, जो आप कहे कि चलिए तमिलनाडु में बहुत बढ़िया फेंक दिया इन्होंने। ये जो चुनाव जीते थे, जिस चुनाव को बताया जा रहा है, आपने भी शुरू चर्चा की कि 2 बार जीते, मैं अभी उसी को चर्चा होते-होते मैं सोचता हूँ कि अपडेट उसी समय दे दें दर्शकों को। ये जब चुनाव जीते थे, तो मुझे लगता है कि शायद एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था उस समय भाजपा का। उस समय गठबंधन में ये सीट इनके हिस्से में आई थी, क्योंकि 1998 का चुनाव ये करीब 1.5 लाख मतों से जीते थे। 55% वोट इनको मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में जब अन्ना मलाई का चुनाव, जब अभी इस बार लोकसभा चुनाव में अन्ना मलाई मैदान में उतरे, तो मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में जितना पैसा अकेले अन्नामलाई की सीट पर भाजपा ने खर्च किया था, उतना पूरे तमिलनाडु में नहीं हुआ था। 6 कार्यक्रम किए मोदी जी। मैं चेन्नई उस समय गया था, 2 दिन चेन्नई रहा, और सभी मतलब जो वहाँ के तमिल्स हैं, वो टूटी-फूटी हिंदी जैसे जिस अंदाज में बोलते हैं, तो हिंदी में मैं कंफर्टेबल हिंदी में ही बात करता हूँ। तो मैं पूछता तो कहे, मोदी पैसा फेंक रहा, मोदी पैसा फेंक रहा। अन्नामलाई को जिताने को मोदी पैसा फेंक रहा, उसके बावजूद अन्नामलाई को नहीं जिता पाए। मैं फिर वही सवाल आखिरी कमेंट के लिए, क्या सिर्फ और सिर्फ एक नैरेशन के लिए बनाया जा रहा है ताकि जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि इससे लाभ कुछ नहीं होना है। नहीं नहीं आशीष भाई, आपने जो कहा बिल्कुल सही वो है कि कल को अगर दाव लग जाए, खेल हो जाए, तो तमाम फैक्टर बताने पड़ते हैं ना आपको जस्टिफाई करने के लिए। हाँ। तो ये उतना ही फैक्टर है। देखिए मैंने आपको बता दिया बड़ा 2 शब्दों में, स्टालिन के रहते हुए जो आप बिहार में कर रहे हो वो वहां नहीं कर पाओगे, आप भूल जाइए उस बात को। वहां पे कार्डर्स इतने मजबूत हैं, और प्लस बीजेपी के प्रति जो वहां के लोगों का रुख है ना, लार्जली, वो चाहे भाषाई आधार पे हो चाहे क्षेत्र के उसके हिसाब से हो, वो पॉजिटिव नहीं है। ये सच बात है। ये केरला में त्रिशूर में भी जो खेल करके आए वो सारा समझ में आ रहा है लोगों को कैसे क्या हो गया। तो लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करने के लिए तो हालात भी स्वतंत्र है, और मोदी शायद आज ताकत में क्यों ना करें। तो ये उसका एक बेस बना रहे, बेस तैयार कर रहे हैं कि कल को तमिलनाडु में दांव लगे, कोई खेल हो जाए, तो ये हमारी पिच रहेगी, इस पर बैटिंग करेंगे। ये उतना सही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब आपने, जब मैंने सवाल इसीलिए लिया था कि दर्शकों को हम बता के ही जाने देंगे, बिना बताए नहीं जाने देंगे, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन पर रोक दें तो मुझे अपने भीतर संतुष्टि नहीं होती। 1998 में जब ये जीते थे, तो ये बता दूं फिर फिनिश होगा, 95.9% वोट मिले थे राधाकृष्णन को बीजेपी से, 37.9% डीएमके को, 5.1% कांग्रेस को। कोयम्बटूर में एआईएडीएमके का प्रत्याशी नहीं था। जिस जौहर को, क्योंकि देखिए ये जौहर लोग बताते हैं ना, ये आपको उतने बताया जाएगा टीवी पे कि ये कोयम्बटूर में जीतेंगे, जीते थे, 2 बार सांसद बने। ये सुन करके जब मैंने पहली बार, मुझे बताया किसी ने, क्योंकि मैंने पहला रिएक्शन मेरा था कि ये विधायक खुद बनने लायक नहीं है, इनके बनने से कौन सा तमिलनाडु में सुनामी आ जाएगी, जो खुद विधायक न बन पावे। तो मुझको करेक्ट किया लोगों ने, और उस करेक्शन के बाद मुझे अब टाइम मिला मैं उनको करेक्ट कर पाऊं। तो उन्होंने कहा, अरे 2 बार सांसद कोयम्बटूर से 98-99 में। तो उसके बाद मेरे दिमाग से स्लिप कर गया, अभी मैं उनको करेक्ट कर रहा हूं। वो जयललिता के कृपा से उन्होंने खैरात अलायंस में थे, तो अलायंस में और एक ही सीट दिया जाता था उस समय, एक सीट इतना ही था। हाँ भाई, दोस्ती में एक दे दो। तो ये कोयम्बटूर में एआईएडीएमके की कृपा से उनका कोई चुनाव नहीं लड़ा, तब ये जीते थे। उसके बाद आपको बता दें 1999 में फिर दोबारा यहाँ पर भाजपा चुनाव लड़ी, और भाजपा के सामने सीपीआई का कैंडिडेट था, सीपीआई का कैंडिडेट था। डीएमके ने उसको छोड़ दिया भाजपा के सामने, पिछली बार के अनुभव को देखते हुए अपने लेफ्ट पार्टनर के साथ, और यहाँ पर एआईएडीएमके का फिर कैंडिडेट नहीं था, और इस बार जो 1.5 लाख की मार्जिन 1998 में 1.5 लाख का मार्जिन था, वो आ गया 50,000 पर। तो बिना गठबंधन के
भाजपा के अपने दम पर ये विधायक, क्योंकि ये सांसद 2 बार बने हैं, विधायक बनने का रिकॉर्ड इनका नहीं है कहीं कि अकेले दम पे भाजपा के विधायक बने हों। तो इसलिए ये बात अगर कहीं कोई आपको आपके कान में अफ़वाह फैलाए कि नहीं बहुत बड़ा जनाधार है, जयललिता और करुणानिधि को इन्होंने ही राजनीति में लाया था, तो ये सब अफ़वाहों पे ध्यान मत दीजिए। व्हाट्सएप पे हो सकता है बताया जाए कि जयललिता को और करुणानिधि को अंगुली पकड़ के दाहिने हाथ अंगुली करुणानिधि और बायाँ जयललिता पकड़ के आए थे इनके राधाकृष्णन के। इनका अपना ठिकाना नहीं है चुनावी राजनीति में जनाधार के मामले में। हाँ, एक योग्यता है 17 साल में राजनीति में आए थे, संघ में आए थे, संघ के साथ जुड़ गए थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करने लगे थे 17 साल में। इसीलिए राधा कृष्णन के बहाने मोदी जी झांसा दे रहे हैं भागवत को। बस मोटा-मोटी यही कंक्लूजन है। इजाज़त दीजिए हमें। फिर आएँगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।